Good afternoon to all the participants and welcome to this webinar session on accountancy. Today we'll be doing part 2 of balance sheet. I hope my screen is visible to everyone. Okay, starting with opening entry. जब भी एक नया बिजनेस शुरू होता है तो कल भी हमने ये देखा था कि कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है क्योंकि जो कैपिटल है कैश अकाउंट में लाया जाता है। तो उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस हो रही है उसके साथ। और साल के अंत में जो फर्म है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है और नए साल के लिए नई बुक्स की शुरुआत करती है। तो जो पहली एंट्री जर्नल में आती है वो है कि हम क्लोजिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के, जो पिछले साल के अंत में जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे उन्हीं को ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में नए साल के शुरू में लिखते हैं। तो जो बैलेंस शीट है जो पिछले साल के अंत में बनाई गई थी उसमें ये बैलेंसेस रिकॉर्ड किए गए रहे होते हैं और उसी पिछले साल की बैलेंस शीट के आधार पे पहली एंट्री की जाती है और इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं वो नज़र आते हैं कि वो डेबिट होते हैं बैलेंस शीट में, और लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्रेडिट होती हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं और जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं वो डेबिट किए जाते हैं और लायबिलिटीज़
और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अब इसी बात को इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2017 के अंत की। और इसमें आप देख सकते हैं कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, और जो प्राप्तियां होनी है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रेड की प्राप्तियां यानी सेल के अगेंस्ट जो राशि आनी है बाकी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एसेट साइड में हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है 20 लाख का, और महेंद्र एंड सन्स ये इनको देनदारी बाकी है 5,60,000 रुपये की। और इस ये जो बैलेंस शीट है, इससे हमको अगले साल की ओपनिंग एंट्री बनानी है। ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, तो जो ओपनिंग एंट्री होगी उसमें हम कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और मशीनरी को डेबिट करके, और महिंद्रा एंड सन्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे एक तरीके से एज द ओपनिंग एंट्री एज ऑन 1/1/2018, क्योंकि यही सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी पिछले साल के अंत में, और वही एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे इस साल के शुरू में भी, और इसलिए इन्हीं को एसेट्स और लायबिलिटीज़ बनाने के लिए ये ओपनिंग एंट्री की गई है। अब इस ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करी जाएगी। पहले जर्नल एंट्री की जाती है, जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं लेजर में। तो ओपनिंग एंट्री इस प्रकार से की जाती है कि रेलेवेंट अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश में जैसे हमको कैश को डेबिट करना है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये स्टार्टिंग एंट्री है कैश अकाउंट में जनवरी 1, 2018 की, और इसको लिया गया पिछले साल की बैलेंस शीट से, जो पिछले साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनी थी। और इसी तरह से अकाउंट खोला जाना चाहिए सारे दूसरे एसेट्स के लिए भी, और रेलेवेंट अमाउंट को पोस्ट किया जाना चाहिए डेबिट साइड में। ये तो वही एसेट वाली बात। अब जैसे लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो लायबिलिटीज़ को जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हमने डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था कैश के लिए, क्योंकि वो एक एसेट था। लायबिलिटी जो भी है, जैसे महिंद्रा एंड सन्स का अकाउंट जो लायबिलिटी साइड का अकाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में हमने उतार दिया और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 5,60,000। यानी कि हम महिंद्रा एंड सन्स के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 5,60,000 से साल के शुरू में, और ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। ये बिजनेस एक कंटिन्यूअस कंसर्न है और गोइंग कंसर्न है, इसलिए जो पिछले साल के अंत में जो एंट्रीज थी, जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी, वो इस साल के शुरू के भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। इस प्रकार से सारी के सारी ओपनिंग एंट्री पूरी तरह से पोस्ट किया जाता है, और इस सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, और वो अकाउंट इस प्रकार से खुल जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी प्रक्रिया को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जर्नलाइज किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो देखते हैं, इलस्ट्रेशन 9 से शुरू करते हैं। श्री मित्तल ने आपको अपना ट्रायल बैलेंस दिया और कुछ और सूचना भी दी। ये श्री मित्तल का ट्रायल बैलेंस है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी 31 मार्च 2017 की, वो 1 लाख रुपए थी। ये ट्रायल बैलेंस भी 31 मार्च 2017 के अंत का है और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में से हर अकाउंट के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, और वहाँ जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो जैसे जो राशि है परचेज एंड सेल्स, परचेज की राशि 6,05,000 है, सेल्स की राशि 12,10,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी दिया है। तो उसी तरह से हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल लिखते हैं, उसमें से रिटर्न माइनस करते हैं, सेल रिटर्न, और क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, ओपनिंग परचेज लिखते हैं और परचेज रिटर्न माइनस करते हैं उसमें से। और उसके बाद जो दोनों साइड का जो बैलेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, 6,23,000 यहाँ पे दिख रहा है। ये है प्रॉफिट। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम जर्नल एंट्री करके इधर लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ 6,23,000 से शुरुआत हुई ग्रॉस प्रॉफिट की, और उसके बाद उसके अगेंस्ट ये खर्चे जो ऊपर के एग्जाम्पल से लिए गए हैं वो सब खर्चे लिख के, और जो बाकी डिफरेंस बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है 1,83,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट को यहाँ बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, और बाकी जो भी राशियाँ थी ट्रायल बैलेंस से में वो यहाँ को उठा के रख दी जाती हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री को 1 लाख रुपए दी हुई है, वो यहाँ रख दी गई, और इस प्रकार से ये दोनों साइड टैली हो गई। और लोन और ओवरड्राफ्ट जो है ये साल के अंत में लिया गया, इसलिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये देख सकते हैं ओवरड्राफ्ट जो है, ओवरड्राफ्ट हैज बीन टेकन एट द ईयर एंड देयरफॉर नो इंटरेस्ट इज शोन। लोन भी साल के अंत में लिया गया, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। सैलरी, एडवर्टीजमेंट और अदर एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल जाते हैं एसेट और लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। कैपिटल सीधे बैलेंस शीट में जाता है, उसमें फिर हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। फर्नीचर भी हमारा डेबिट बैलेंस है, ये एसेट में जाता है। बिल्डिंग भी एसेट साइड में जाती है बैलेंस शीट के। कैश इन हैंड भी एसेट साइड में जाता है। तो इस प्रकार से वॉज वेरी सिंपल कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ये एंट्रीज जारी हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। मिस्टर मोहन ने हमको ये ट्रायल बैलेंस दिया और कुछ और सूचना दी। यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को 1,80,000 बताया गया, और ये कहा गया कि फर्नीचर को 10% से डिप्रिशिएट करना है, यानी कि जब हम एसेट साइड में फर्नीचर को लिखेंगे, जो फर्नीचर की राशि यहाँ 3,50,000 है, इसका 10% इसमें से घटाएंगे। जो उसका डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। जो क्रेडिट बैलेंस है उसका मतलब वो डिस्काउंट मिले हैं हमको, और जो डेबिट बैलेंस है वो डिस्काउंट हमने दिए हैं। ऐसी बैड डेट सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है ये एसेट साइड में आएंगे। ऐसे ही कैश इन हैंड और कैश इन बैंक भी एसेट में आएगा। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। फ्रेट इनवर्ड, माल आया, माल को लाने के लिए जो फ्रेट दिया गया 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में 40,000। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया जाता है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस किया जाता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लिखना भी ज़रूरी है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है
ये 1,80,000 इज द क्लोजिंग एंट्री। बाकी एंट्री वैसे ही है। डिस्काउंट रिसीव को हमने प्रोविडेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं 9,000। डिस्काउंट जो अलाउ किया है हमने, डिस्काउंट दिया है दूसरी पार्टीज़ को, उसमें 19,000 जो डिस्काउंट दिया है हमने। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमने प्रोविडेंट लॉस अकाउंट में डेबिट किए, सैलरी भी और डेप्रिसिएशन भी। तो डेप्रिसिएशन प्रोविडेंट लॉस अकाउंट में भी जाता है और बाद में वो एसेट में से भी माइनस होता है। इस तरह से फर्नीचर में ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। नेट प्रॉफिट जो भी आता है वो कैपिटल अकाउंट में जुड़ता है। अगर लेस लॉस होता है तो माइनस हो जाता है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक बैलेंस शीट हमें दी हुई है। मिस्टर पोपतलाल एक मर्चेंट हैं और 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है। इसमें एक जो नोट करने लायक बात है, ट्रेड रिसीवेबल में से जो प्रोविजन होता है बैड और डाउटफुल डेट का, वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है, क्योंकि जो हमको प्राप्तियां होने वाली हैं उनमें से कुछ प्राप्तियां ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि हमें शायद ना प्राप्त हो और प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो ये वैसे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आना चाहिए, लेकिन इट इज़ बेटर शोन एज रिड्यूस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जिससे अब हमको पता लग गया कि हमारे पास रिसीवेबल इतने रह गए 1,81,000 के। 6,200 के बारे में हमें संदेह है। तो ओपनिंग एंट्री अगर करने को कहा जाता है, ये है अकाउंट 31 मार्च 2017 का। हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी 1 अप्रैल 2018 की, या 2017 गलती से लिख दिया गया है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट हमारे पास 31 मार्च 2017 की है, तो 2018 की अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे। जितने भी हमारे एसेट्स हैं डेबिट कर देते हैं और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे ये सब एसेट और लायबिलिटीज़ के अकाउंट खुल जाते हैं नए साल पे। उसके बाद एक शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज यानी ट्रायल बैलेंसेज कह सकते हैं इसको, एज ऑन 31/3/2017 दिया गया है और इसको श्री गावस्कर की बुक से निकाला गया है। किसी का कोई फनी आइडिया है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके नाम पे इन्होंने रख दिया है और उनके बारे में कह रहे हैं कि वो बिजनेस करते हैं, और नाम भी उनका और उनके ब्रदर इन लॉ का नाम भी साथ में रखा है जो भी खिलाड़ी हैं। एनीवे, सम पीपल हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और वैसे गावस्कर और विश्वनाथ आपस में दे आर रिलेटिव्स ऑल्सो, और मे बी दे आर रनिंग सम कंपनी ऑल्सो टुगेदर, हु नोज। So anyway, now this is a trial balance of the company called Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Bombay, और इस नाम से बिजनेस चलता है, जो कि श्री गावस्कर की बुक्स हैं उसमें से ट्रायल बैलेंसेस हमको मिले हैं। ये हमको बैलेंसेस मिले हैं, जिसको हम शेड्यूल ऑफ बैलेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली एक तरह का ये ट्रायल बैलेंस है। इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एक डेप्रिसिएशन देना बिल्डिंग पे 5% का, फर्नीचर एंड फिक्सर्स पे 10% का। एक स्टील टेबल खरीदी गई है साल के दौरान 14,000 रुपये की, और वो उसी प्राइस पे बेच दी गई, was sold for the same price, but the sale proceeds were wrongly credited to sales account. इसके सेल प्रोसीड को गलती से स्टील फर्नीचर और फिक्सचर में डालने के बजाय इसे डाल दिया गया था सेल अकाउंट में, तो उसको ठीक करना है। और ऑफिस इक्विपमेंट जो है उसको 15% से डेप्रिशिएट करना है। एक टाइपराइटर खरीदा गया है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपये का, and has been wrongly debited to purchase,
और जो टाइपराइटर था वो टाइपराइटर अकाउंट में उसको डेबिट किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे परचेज में डेबिट कर दिया गया। और मोटर कार को 20% से डेप्रिशिएट करना है। इसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो दिया गया 4,40,000। तो एट द क्लोज ऑफ द ईयर का मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। गोडाउन का 2 महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी 2 महीने का रेंट अभी पे नहीं हुआ। जो विश्वनाथ से लोन लिया गया है उस पर इंटरेस्ट पेएबल है 12% पर एनम, और ये लोन लिया गया था 1/5/2016 को। उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स हैं, उसको एक रिजर्व बनाना है 5% सैलरी डेटर्स का। इज टू बी मेंटेन, यानी कि वो बना के रखना है, तो इसको बनाना पड़ेगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 ऐसा प्रीमियम भी शामिल है जिसको कि प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिया गया था। और जो बचे हुए इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो 1/4/2016 से लेकर 30/6/2017 का पीरियड कवर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि लिखी है उसमें से 40,000 जो है ये प्रोप्राइटर की अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए है, और बिजनेस के लिए नहीं है ये। और बाकी जो इंश्योरेंस चार्जेस बचे हैं वो केवल 3 महीने के पीरियड के लिए हैं, और इसलिए जो बाकी का साल का जो इंश्योरेंस चार्जेस होंगे उसको डेबिट करना पड़ेगा हमको, और उसको पेएबल दिखाना पड़ेगा। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये अकाउंट तैयार हो रहा है। उसके लिए पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स को क्लियर कर दूं। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 55,000 दिया हुआ है। उसमें से उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये प्रोप्राइटर की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए था, वो कम कर दिया गया, बचा 15,000। और 3 महीने का जो और भी पेमेंट है जो पहले कर दिया गया, प्री पेमेंट कर दिया गया है, क्योंकि वो 1 अप्रैल से और जून तक का पेमेंट पहले ही कर दिया गया, तो दैट इज अ प्री पेमेंट वी वुड से। और क्योंकि 15,000 का फिर 15,000 को 3/15 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि जो पीरियड उसमें लिया गया है उसको देखते हुए। क्योंकि कुल राशि जो पे की गई थी 15,000 थी, और 15,000 में से जो 3 महीने का जो पेमेंट था वो मिला के किया गया है, यानी कि टोटल 15 महीने का पेमेंट किया गया है। तो 15 महीने के पेमेंट में से जो 3 महीने का पेमेंट होता है वो 3/15 हो गया, तो 3/15 जो है प्री पेमेंट हुआ, इसलिए 3,000 रुपये 15,000 में से और माइनस हो जाएंगे, तो 12,000 कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। उसके बाद जहाँ तक डेप्रिसिएशन का सवाल है, बिल्डिंग पर 5%, मोटर कार पर 5%, और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का जहाँ तक सवाल है उसमें आप देख सकते हैं कि 14,000 रुपये माइनस किए गए हैं। और ऑफिस इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं कि 1,60,000 में 40,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसके लिए हम देखते हैं ऊपर, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट में एक टाइपराइटर था जो कि 40,000 रुपये का था, उसको हमने परचेज में डेबिट कर दिया था, तो इसलिए ये 40,000 रुपये अब हम टाइपराइटर में जोड़ देंगे और परचेज से घटा देंगे। ऐसे ही एक स्टील टेबल जो थी वो परचेज की गई 14,000 रुपये में, इसको सेम प्राइस पे बेच भी दिया गया, लेकिन जब इसको बेचा गया
तब इसको सेल अकाउंट में डाल दिया गया, तो इसको घटाना पड़ेगा 14,000 को, इसलिए फर्नीचर में फिक्सचर में से, और फिर 10% देना होगा डेप्रिसिएशन, और टाइपराइटर को 40,000 बढ़ाना पड़ेगा। वही वहाँ पे किया गया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यहाँ ये टाइपराइटर बढ़ाया जा रहा है ऑफिस इक्विपमेंट में, और ये 14,000 घटाया जा रहा है जो स्टील के टेबल वाला है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसमें 12% पे इंटरेस्ट था, जो इंटरेस्ट दिया गया, लेकिन ये जो 33,000 की राशि आ रही है, क्योंकि 12% के बाद 11/12 भी इसको किया गया है, तो लेट अस सी कि इंटरेस्ट में ये ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12%, एंड दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2016। ये लोन 1/5/2016 को लिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए 11/12 कर दिया गया है। और इंटरेस्ट की कितनी राशि इसमें दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की राशि दी हुई 27,000 रुपये, तो 27,000 का जो इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 27,000 इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, दिस इज द डेबिट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम यहाँ देखें तो 27,000 चूंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, और आउटस्टैंडिंग बच गया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये अभी हमने डाला नहीं है पीएनएल अकाउंट में, 27,000 केवल डाला है, क्योंकि टोटल हमको 33,000 देना है इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमने जो डेबिट किया है अपना अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, वो केवल 27,000 से किया है, तो 6,000 का हमको डेबिट और करना है, और ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि 27,000 का पेमेंट हम कर चुके हैं, जैसा कि दिख रहा है ट्रायल बैलेंस से। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास डेबिट बैलेंस है 27,000 रुपये का, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, so that much interest has been paid already. 6,000 is remaining to be paid. Total debit on the P&L account will be 33,000 rupees. Outstanding amount will be 6,000, which will go in the balance sheet. उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 30,000 था, और बैड डेट 20,000 के हमको उसमें डालने हैं, और उसके बाद पीएनएल अकाउंट को हमने डेबिट किया। इसमें बैड डेट के बारे में क्या वर्णन है देख लेते हैं। ये 5% का रिजर्व बनाया जा रहा है बैड डेट के लिए, और रिजर्व बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा जा रहा है, और रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो ये एंट्री यहाँ पे दिख रही है, डेबिट पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट द प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट फॉर 33,000। ये डेटर्स का 5% है, और बैड डेट हमने 20,000 के बुक कर लिए, बाकी बच गया 43,000। शुरुआत का बैलेंस जो था प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का, वो 30,000 था। ये बात हमको ऊपर ट्रायल बैलेंस से मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 30,000 रुपये का प्रोविजन फॉर बैड डेट है। सो इस तरह से ये सब एडजस्टमेंट करे जाते हैं, और एडजस्टमेंट के बाद बाकी अमाउंट्स जो हैं जैसे कि जैसे दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, वो यहाँ पे उतारे जाते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से हम
फर्नीचर को हमने इसलिए घटाया कि गलती से हमने ये फर्नीचर की सेल 14,000 ऐड कर दी थी सेल में, तो इसलिए यहाँ से घटाया गया है। और सेल रिटर्न भी घटाया गया है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक की जो राशि दी गई है क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिखी गई है। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस उसमें दिया गया। परचेजेस के बाद टाइपराइटर को परचेज में इंक्लूड किया गया, जो कि पहले इंक्लूड नहीं किया गया था। सॉरी, पहले इंक्लूड किया गया था, उसको हटाया जा रहा है माइनस करके, और उसके बाद परचेज रिटर्न माइनस किया जा रहा है। कुल अमाउंट जो माइनस करने के बाद 13,34,000 ये है आपका परचेज। और उसके बाद फेड दिया गया है 12,000 रुपये परचेज पे, दैट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को लिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,18,000। इसमें जो डिस्काउंट मिला है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। बाकी गोडाउन का जो रेंट था वो 11,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट को भी जोड़ा गया। इससे टोटल राशि डेबिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो अभी आउटस्टैंडिंग भी है तो भी क्या हो गया, लेकिन ड्यू तो हो गई थी। तो ये हम निकालने जा रहे हैं कि इस साल के हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस कितने हैं। इसलिए इस साल के हमें जो अक्रूड एक्सपेंसेस थे उनको रखना होगा। और आप देख सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो एक हमने जो प्रोविजन बनाया बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, उसके लिए भी एक डेबिट है 33,000 का। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी आउटस्टैंडिंग है 6,000 का, यहाँ दिखाया जा रहा है। 33,000 का कुल डेबिट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन को भी डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे कैपिटल में, ड्राइंग को माइनस करेंगे, जो ड्राइंग अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में है वहाँ से। उसके बाद जो इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको, वो एक तरह की ड्राइंग हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो प्रोप्राइटर के खुद के लाइफ के लिए दिया गया है इंश्योरेंस पॉलिसी को, इसलिए वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, और इसलिए वो एक ड्राइंग हो जाएगी, क्योंकि पैसा बिजनेस के अकाउंट से दे दिया गया उसके लिए। लोन में से 3 लाख रुपए का लोन विश्वनाथ से लिया गया था, और अभी आउटस्टैंडिंग 6,000 है, तो कुल मिला के जो लोन है वो 3,06,000 हुआ। आप देख सकते हैं सन्डी डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को घटाया गया 43,000 रुपीज़। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अकाउंट अभी हमने देखा था, अभी बनाया था हमने, वहाँ से ये बैलेंस आ रहा है। ये 43,000 का जो कैरी डाउन बैलेंस है ये आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बैड डेट्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना करके, बैड डेट्स को सीधे हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है। इसलिए बैड डेट की कोई एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैड डेट की एंट्री नहीं, क्योंकि इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से हमने एडजस्ट किया। और ये जो 33,000 का ये फ्रेश प्रोविजन क्रिएट किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। अब आते हैं प्रोविजंस और रिजर्व्स पे। प्रोविजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी राशि
जिसको राइट ऑफ किया जाता है, या तो राइट ऑफ कर दिया जाता है कि अब वो मिलेगा नहीं वापस, या फिर उसको रख लिया जाता है कि जिससे कि डिप्रिसिएशन जब होगा उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे, हमें ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, या हमारा रिस्क भी कवर्ड रहेगा कि जब भी डिप्रिशिएट होता है एसेट तो वो हमारे लॉसेस को बढ़ाता है। तो हमने पहले ही अगर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो डिप्रिसिएशन को हम प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। ऐसी एसेट्स की वैल्यू अगर घट जाती है या नवीन हो जाती है तो उसका भी असर इस प्रोविजन अकाउंट पे आता है। तो अगर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी लायबिलिटी आएगी तो एक मोटा मोटा प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे पता नहीं कितनी डेट बैड हो जाएगी तो एक मोटा मोटा प्रोविजन बनाते हैं। सब्सटैंशियल एक्यूरेसी रखते हैं लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं होगी कि कितनी राशि का हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, एक देनदारी होती है, जिसको नापा जा सकता है, काफ़ी एस्टिमेट करके ठीक से ही नापा जा सकता है। और प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जो कि एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, ये एक नॉर्मल लायबिलिटी नहीं है। और इसलिए प्रोविजन एक लॉस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, एसेट की वैल्यू का लॉस हो रहा है, या कोई राइट ऑफ हम कर रहे हैं बैड डेट वगैरह, उसके लिए प्रोविजन हो सकता है, क्योंकि आप अनुमानित करेंगे कि मुझे किस प्रकार का कोई लॉस होने वाला है या कोई वैल्यू गिरने वाली है किसी एसेट की, तो मैं उतने राशि का एक प्रोविजन बना लूँ बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द प्रोविजन अकाउंट। तो ये किसी भी अचानक आने वाली लायबिलिटी को भी कवर कर सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बोलते हैं। जब एसेट की वैल्यू कम होती है, डिमिनिश होती है किसी भी कारण से, या तो वो इरिकवरेबल हो गए हैं या फिर उसके कुछ आइटम्स खो गए हैं, किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है, कोई क़यामत आ गई है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई डिमिनिशन होता है एसेट के वैल्यूज का, तो जो हमने अमाउंट पहले से कंट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट में से, उससे हम इसको एडजस्ट कर लें। अब जैसे निम्नलिखित इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि जो अमाउंट रिटेन किया जा रहा है बिजनेस में आउट ऑफ द अर्निंग्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो किस रीज़न से ये प्रोविजन बनाया जाता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। Number one, amounts provided for meeting claims which are admissible in principle, but the amount whereof has not been ascertained. कुछ ऐसी क्लेम्स हैं जिनका कि अमाउंट एडमिसिबल तो है, ठीक है, देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना पड़ेगा पता नहीं, तो मोटा मोटा प्रोविजन बनाना पड़ेगा उसके लिए। एन अप्रोप्रिएशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्टिल टू बी असेस्ड, अभी टैक्सेस का असेसमेंट नहीं हुआ, तो श्योरिटी नहीं है कि कितने टैक्स आ सकते हैं, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन कर लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है प्रॉफिट में से एक अमाउंट और उससे प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमको एक राशि चाहिए होती है, या डिस्काउंट देने के लिए भी हमको प्रोविजन कर सकते हैं हम कि कुछ जैसे डिस्काउंट देंगे तो हमारे पास जो पेमेंट आना है आ जाएगा। और इसके अलावा अगर इन कारणों के अलावा अगर हम किसी राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा के रखते हैं तो वो राशि फिर रिजर्व कहलाती है। वो अर्निंग का पोर्शन या सरप्लस का पोर्शन जिसको कि हम अप्रोप्रिएट करते हैं, निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किसी जनरल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो डेप्रिसिएशन या डिमिनिशन या वैल्यू से कोई कनेक्शन जिसका नहीं है, एक रिजर्व जो कि किसी रिस्क के लिए नहीं है, एक जनरल तरीके से एक रिजर्व रख लिया हमने कि हम प्रॉफिट्स को
अपने पास रखना चाहते हैं कुछ दिन तक, इसके बजाय कि हम पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में दे दें, तो वो तो अपने हिसाब से निकाल भी सकता है वहाँ से। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि पार्टनर या प्रोप्राइटर उसको निकाले और हम बिजनेस में रखना चाहते हैं, तो उसको रिजर्व में रख लेंगे। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना है हमको, तो रख लिया, फिर उसमें वहाँ से इन्वेस्ट कर दिया। तो रिजर्व जो होते हैं वो प्राइमरली दो तरह के होते हैं। एक तो कैपिटल रिजर्व होते हैं, दूसरे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। इसके अलावा अगर हमने एक्सेस प्रोविजन किसी चीज़ के लिए कर दिया, वो भी एक रिजर्व माना जाएगा। और इसलिए ये एविडेंट है कि प्रोविजन जो होते हैं वो तो प्रॉफिट्स पे चार्ज होता है, क्योंकि रिजर्व जो है एक अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स। यानी प्रोविजंस जो हैं वो प्रॉफिट्स को चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं, और रिजर्व जो है एक अप्रोप्रिएशन हो रहा है, यानी प्रॉफिट्स को बस अलग रखा जा रहा है निकाल। सो प्रोविजंस आर ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। और भी प्रोविजंस दैट अल्टीमेटली प्रूव टू बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट्स, जितना प्रोविजन करना चाहिए था उससे ज्यादा अगर कर दिया है, तो वो भी रिजर्व है। So the provisions which are made liberally, they are also reserves. और या एक्सेस अमाउंट में जो प्रोविजन कर दिए गए, दे आर ऑल्सो रिजर्व्स। और ये रिजर्व प्रोविजन का जो डिफरेंस है, उसको जरूरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में सत्यता से डिस्क्लोज किया जा सके, जिससे सच ए डिस्टिंक्शन इज एसेंशियल फॉर डिस्क्लोजिंग ट्रूली इन द बैलेंस शीट द अमाउंट। उस अमाउंट को डिस्क्लोज करना क्योंकि जरूरी होता है, जिसके द्वारा जो इक्विटी है शेयर होल्डर्स की वो बढ़ी है, और जैसे जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं, इक्विटी कैसे कैसे बढ़ी है, वो सही ढंग से डिस्क्लोज करना जरूरी है। और इसलिए उसके डिस्क्लोजर के लिए रिजर्व्स को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। अब जहां तक रिजर्व फंड की बात है, ये रिजर्व फंड एक अमाउंट है विच इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द रिजर्व अकाउंट। रिजर्व फंड बनाया गया, दैट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन सिक्योरिटीज। और रिजर्व फंड को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो कि रेडिली लिक्विफाइबल है या रियलाइजेबल है। जब भी जो साबुन दे दिला लो किया गया फॉर साबुन है रिप्लेसमेंट ऑफ कब एन दे एसेट आर इन्वेस्टेड पीरियडिकली। दे दो कोई सी भी नाम बताओ, काम बताओ। साबुन का नाम चलो, चार्जर लगा दो गर्म पानी। और ग्लूकोज पिलाओ दूसरा। हाँ, तबीयत दे दो तो ग्लूकोज देखे। दो खुराक खा नहीं सकती, दो खुराक तो 16 की जाएंगी। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो रिजर्व फंड बनाया जाता है वो नॉर्मली इसलिए बनाया जाता है कि कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, जो जिन सिक्योरिटीज को आसानी से लिक्विफाई किया जा सके, रियलाइज किया जा सके। व्हेन द अमाउंट्स, जैसे कि अमाउंट सेट अपार्ट किए जाते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट एंड दे आर इन्वेस्टेड पीरियडिकली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने अमाउंट सेट अपार्ट कर दिया रिजर्व में, उसके बाद उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कि जब भी कोई एसेट हमारा खराब हो जाएगा तो उसकी जगह पे हम उस अमाउंट से वो एसेट खरीद लेंगे। और जिस अकाउंट में ये अमाउंट्स एनुअली या हर साल क्रेडिट किए जाते हैं, उसको रिजर्व फंड बोलते हैं, जो कि एसेट को रिप्लेस करने के लिए रिजर्व फंड बनाए जाते हैं, और इस रिजर्व फंड में से इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 13। क्रिम्सन लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था,
31 मार्च 2016 के एंड में, उसमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमको 1 से 6 तक ये बताना है, वी हैव टू स्टेट विच वन ऑफ द आइटम्स 1 to 6 आर ट्रांसफर टू प्रोविजंस। कौन से अमाउंट प्रोविजन में जाएंगे, कौन से अमाउंट रिजर्व में जाएंगे, और कौन से अमाउंट ना तो प्रोविजन में जाएंगे ना रिजर्व में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें इजीली कि जो प्रोविजन में जाएंगे 1, 3 and 6, क्योंकि प्रोविजन डेप्रिसिएशन के लिए बनाया जाता है, डाउटफुल डेट के लिए बनाया जाता है, और टैक्स के लिए भी बनाया जाता है। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो पार्टनर को नहीं दिया, प्रोप्राइटर को नहीं दिया, वो 20,000 को रिजर्व हो गया, क्योंकि इट इज अ प्रॉफिट रिटेन। ट्रांसफर टू रिजर्व 5, ये रिजर्व में चला जाएगा, और बाकियों पे कोई असर नहीं है। मतलब बाकियों को ना तो प्रोविजन में ले जाएंगे ना रिजर्व में ले जाएंगे। और इस तरह से एक समरी दी गई है जिसमें कि सारे जो भी हमने अभी तक एडजस्टमेंट पढ़े हैं, उन सारे एडजस्टमेंट्स के लिए एक समरी चार्ट बना दिया गया है, जो कि रेडी रेफरेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया ये, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में तो आता ही है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी वो जाएगा, दोनों जगह जाएगा। और नॉर्मली अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिया गया रहा है, विच मीन्स कि इसकी जो एंट्री है ऑलरेडी परचेज में की जा चुकी है, इसलिए वहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको नहीं ले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल है इसको ध्यान में रख के आप एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं। इनको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ के चलें तो अपने आप कर सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर है, अगर बैलेंस में दिया है तो ये करना, डेबिट साइड में आप कर दीजिए उसको। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ लॉस बाय फायर, और अगर नहीं दिया तो आप पूरा लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रखिए। एक्चुअल लॉस बैलेंस शीट में भी एसेट साइड में आएगा वो। ये क्रेडिट साइड में क्यों एंट्री आ रही है इसकी, क्योंकि जो स्टॉक था उसमें से वो कम हो जाएगा, तो आपका स्टॉक फायर में लॉस हो गया, और आपका जो लॉस है वो डेबिट साइड में आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आएगा, और जो भी इंश्योरेंस क्लेम किया गया है तो वो इंश्योरेंस क्लेम भी वहाँ पे, जो जितना पार्ट इंश्योरेंस दे रहा है वो तो लॉस है नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वो एडजस्ट कर दिया जाएगा उसके अनुसार। और जितना एक्चुअल, जितना क्लेम किया है, अभी क्लेम मिला नहीं है आपको, तो वो आपका एक एसेट हो गया, बिकॉज दैट मच हैज बीन क्लेम्ड बाय यू, so that claim will be shown in the balance sheet on the asset side. तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट हमने अभी पढ़े हैं उसकी एक समरी है। अब आते हैं कि इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस।
इसलिए दे मस्ट बी स्टडीड विद केयर इन ऑर्डर दैट द करेक्ट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। पहली जो एरर है इसमें, या पहला जो लिमिटेशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का लिमिटेशन है। बिकॉज ये उसी मनी वैल्यू पे बनता है जो उसको प्रिवेल कर रही होती है, मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। Thus, the effect of the subsequent changes in the value of money is not taken into account. जिस वक्त कोई घटना घटी, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद अगर मनी की वैल्यू चेंज हो गई, उसको यहाँ अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, और उससे कभी कभी काफ़ी मिसलीडिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक घर बनाया गया था 1980 में, मान ली 15,000 रुपये में बनाया गया, और 2016 में the benefit which is receivable from its occupation will be as much as that of the house created in 2016, say at a cost of 14,50,000। मतलब 15,000 का घर था जो बनाया गया, अब उसकी वैल्यू एक तरह से 14,50,000 रुपये है। अगर हम इस हाउस को ओरिजिनल कॉस्ट पे इंक्लूड कर लेंगे तो हमको ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगी बिजनेस के, एक्सेप्ट कि कोई अगर नॉलेजेबल पर्सन है उसको मिल सकती है, लेकिन वैसे ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी। और ऐसे लिमिटेशंस सीरियस हो सकते हैं। अगर प्राइसेस एसेट्स के रेडिकली चेंज हो जाते हैं तो इसके ऊपर, इस डिफिकल्टी को पार करने के लिए हम फिक्स्ड एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं। इट इज़ हाउएवर नॉट ईजी टू गेट ओवर दिस डिफिकल्टी, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन जो करने का काम है वो कॉस्टली तो होता ही है, प्रैक्टिकेबल भी नहीं होता, क्योंकि मनी की वैल्यू लगातार गिर रही है और आप एसेट को रिवैल्यू करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के रिवैल्यू करना पड़ेगा, फॉल इन द मनी वैल्यू एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, और एसेट की जो प्राइस बढ़ रहा है। और इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज एवरी टाइम यू कैनॉट गो ऑन रीवैल्यूइंग द फिक्स्ड एसेट्स। ये काम बहुत मुश्किल है, कॉस्टली भी है, बहुत एक्यूरेट भी नहीं है, मनी की वैल्यू गिर भी रही है। लेकिन फिर भी बैलेंस शीट को पढ़ते हुए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ते हुए इस बात का ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन सी चीज़ रिवील नहीं हो सकती है उन स्टेटमेंट से। ऐसे ही कई सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं कंपनी के, जो कि डिपेंड करते हैं स्टाफ के कैलिबर पे या लॉयल्टी पे, तो वो बैलेंस शीट में कहीं नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग अकाउंट तो पीरियड के हिसाब से बना रहे हैं, यानी हर पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना रहे हैं, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यूटी में चलता है। आज प्रॉफिट हो रहा है, कल लॉस होगा, फिर प्रॉफिट हो जाएगा, और पता चला हमने एक पीरियड का प्रॉफिट निकाल के उस पर टैक्स भी दे दिया, बाद में फिर लॉस में आ गया, बाद में फिर प्रॉफिट में आ गया। तो इससे हमको ये नहीं समझ में आता कि कितने साल का अकाउंट बनाएं जिससे हमको रीजनेबल आइडिया मिले कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है अलग अलग होती हैं। किसी कंपनी की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरी कंपनी की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप दोनों के प्रॉफिट्स को। एक कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि वो पेंशन का पेमेंट एनुअली अलाउ करेगी, ग्रेचुइटीज़ को भी अलाउ करेगी एनुअली, और इसके लिए एक फ़ंड बना लेती है वो, जिसमें से पेमेंट करती जाती है। जबकि दूसरी कंपनी जो है वो जब एक्चुअल पेमेंट करेगी तभी वो हाथों में लाती है। तो इसलिए ये इसी तरह से एक कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हमको इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू को इंक्लूड करना है कि नहीं करना अपने एसेट्स में, जैसे गुडविल की वैल्यू को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। और इसी तरह से स्टाफ के वेलफेयर के लिए भी मैनेजमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती है। और इसलिए हम किसी भी अकाउंट को देख के सीधा सीधा नहीं कह सकते कि किस हद तक का प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं इस अकाउंटिंग सिस्टम की। फिर भी बाय एंड लार्ज इट वर्क्स वेल, और मनी के टर्म्स में एक रीजनेबल आइडिया हमको मिलता है कि हाउ बिजनेस परफॉर्म।
So that can be a reasonable and good conclusion of this particular webinar. So with that, we end this today's webinar on balance sheet part 2.